हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। हम्म। चलो, क्लियर है फिर सबको, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने फिफ्थ लेसन स्टार्ट किया था, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। तो ये लेक्चर में अपन ने कंटेंट समझ के लिए थे, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करके उसके प्रॉपर्टी समझ के लिए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहता है, दैट इज ई बार एंड एच बार। दोनों एक में को परपेंडिकुलर रहते हैं, और अलोंग विद दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ भी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, ई बार एच बार एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो हो रही है उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जीरो रहते हैं। और जैसे कि एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो वो डायरेक्शन में फील्ड भी वेरी नहीं होंगी, तो डेल डेल वाई और डेल डेल जेड भी जीरो हो जाएंगे। फिर दो नोट अपन ने लास्ट लेक्चर में समझ के लिया था। तो जो पहली नोट थी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरलाइज इक्वेशन, राइट। तो उसका सॉल्यूशन क्या था वो भी समझ के लिया था। प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना, ग्यामा होता है। ग्यामा का मतलब अल्फा प्लस जे बीटा होता है, अल्फा का मतलब अटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा का मतलब फेज कांस्टेंट होता है, ये समझ के लिया था। और उसके बाद एक रिलेशन निकाला था बिटवीन द ऑर्डिनरी नोटेशन एंड फेजर नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में अपन डेल डेल टी यूज करेंगे, और फेजर नोटेशन में डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा यूज करेंगे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं ना। अभी ये जो सेकंड लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में आता है। अगर ये समझ गया तो आपको इसके आगे के दो तीन जो डेरिवेशन है वो भी इजी हो जाएंगे। फिर तो ये समझना आप लोगों ने बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं समझे तो फिर आगे के दो तीन डेरिवेशन भी नहीं समझेंगे। तो लुक वेरी केयरफुली नाउ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, डेरिवेशन या एक्सप्रेशन फॉर, ऐसा लिखता हूं मैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, इन ऑर्डिनरी नोटेशन। चलो समझ लो इसका कैसा करते हैं फिर डेरिवेशन। फ्री स्पेस में आप लोग समझ सकते हो कि यानी फ्री स्पेस में जो म्यू आर रहेगा या इप्सिलॉन आर रहेगा वो कितना रहेगा? कैन एनीवन टेल मी? फ्री स्पेस है तो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर एयर और वैक्यूम? एनीवन? सर एअर साठी 1 असते. हाँ, एयर और वैक्यूम के लिए वन ही रहेगा ना, दोनों भी। हाँ. हाँ, तो इसलिए म्यू इप्सिलॉन आर और म्यू आर अपन वन ही लेने वाले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं, कंसिडर, कंसिडर एकदम इजी है डेरिवेशन, बराबर देखो। कंसिडर होमोजेनियस, होमोजेनियस चार्ज फ्री, होमोजेनियस चार्ज फ्री रीजन इन फ्री स्पेस। अब चार्ज फ्री रीजन है, तो इन दैट केस अभी ये देखो ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस होने के कारण दैट इज कंडक्टिविटी जीरो हो जाएंगी। कंडक्टिविटी सिग्मा ये कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि फ्री स्पेस है। अगर फ्री स्पेस नहीं रहता था, कंडक्टिंग मीडियम रहता था, तो सिग्मा रहता था। लेकिन ये फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस है, बिकॉज ऑफ दैट कंडक्टिविटी जीरो हो जाएंगी। और चार्ज फ्री है, चार्जेस ही नहीं है। सो देयर फोर रो भी यानी चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा ना। चार्ज फ्री है ना, वो रीजन में चार्जेस ही नहीं है, फ्री स्पेस के अंदर चार्जेस ही नहीं है, तो रो भी जीरो हो जाएगा। बोलो इतना समझे क्या आप लोग? अब आगे का देखो प्रोसेस कैसा है। वी हैव वी हैव दी मैक्सवेल इक्वेशंस आर। बोलिए पहला मैक्सवेल का इक्वेशन क्या है? पहला मैक्सवेल का इक्वेशन क्या है? एनीवन? डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी. वेरी गुड, डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी। ये पहला मैक्सवेल का इक्वेशन है। बट यहाँ पे बराबर देखना, डेरिवेशन बहुत ही आसान है। यहाँ पे रो वी कितना है? जीरो है, तो ये हो गया अपने लिए इक्वेशन नंबर वन। होप सब लोगों को समझ गया।
कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सेकंड मैक्सवेल का इक्वेशन? हाँ सुजल, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल? del bar del bar dot b bar equals to 0. वेरी गुड, डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो, ये है सेकंड इक्वेशन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? व्हाट इज थर्ड del इक्वेशन? bar cross e bar equal डेल बार to क्रॉस ई बार इक्वल्स टू क्या रहता है? माइनस minus डेल del डेल del टी t ऑफ of b bar बी बार, यस ये रहता है माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। अगर मैं, minus del हाँ सही है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस डेल डेल टी ऑफ, हाउ वी कैन राइट बी बार? बी बार का मतलब मैं लिख सकता हूँ म्यू इनटू एच बार, ऐसा लिख सकते हैं ना, बराबर देखना सब लोग। तो माइनस डेल डेल टी ऑफ, अब म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू जीरो इंटू म्यू आर लिख सकता हूँ इंटू एच बार, समझ गए क्या सब लोग? बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस होने के कारण यहाँ पे म्यू आर आएगा ही नहीं। हेलो, समझे क्या? क्योंकि म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी, सिर्फ म्यू जीरो आएगा इंटू कौन? एच बार। सो इक्वल्स टू नाउ वी कैन राइट माइनस म्यू जीरो बाहर इंटू डेल डेल टी ऑफ एच बार। समझे क्या सब लोग? क्लियर हो गए? इसको देते इक्वेशन नंबर सेकंड, एकदम केयरफुली देखो। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप लोग भी रजिस्टर होगा ईएमडब्ल्यू का प्लस पेन, मेरे साथ साथ में ये लिख के देखो आप एक बार। चलो मेरे साथ में करो ही आप लोग एक काम, मेरा ये खत्म होने के बाद एकदम धीरे धीरे पढ़ाता हूँ तो आपका भी लिखना होगा, तो मेरे साथ में लिखो, और लिखना होने के बाद मुझे भी आप लोग व्हाट्सएप पे तुरंत इमेज भेजना कि आप लोगों ने लिखा है सही में। तो 1-2 मिनट देता हूँ आपको, रजिस्टर और पेन लो जल्दी। लिए होंगे तो थम्स अप कीजिए, क्योंकि ये पेपर में कंपलसरी आने वाला है और बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बस जितना बोलता हूँ उतना करो। मेरे साथ में आपका वेल प्रिपेयर्ड हो जाता है, फिर आपको एग्जाम में भी लिखते हैं, और एक डेरिवेशन के साथ साथ आगे के सारे डेरिवेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन आपको आ गया ध्यान में, डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी, राइट। मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन है डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो, ये मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड देता हूँ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लिख लिए दोनों, अभी मैग्नेटिक फील्ड वाले। नाउ व्हाट इज मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन? एनीवन? व्हाट इज फोर्थ इक्वेशन? Del bar dot del bar cross h bar equals to del del t of d bar plus j bar. वेरी गुड, जे बार प्लस डेल डेल टी ऑफ डी बार। तो कंडक्शन करंट एंड देन डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है, डेल डेल टी ऑफ डी बार। अभी जे बार का जो मतलब होता है ना, जे बार का मतलब होता है सिग्मा इंटू ई बार प्लस डेल डेल टी ऑफ डी बार, का मतलब क्या होता है? इप्सिलॉन ई बार। अभी यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन है और फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी जीरो हो जाती है, तो अपन ने पहले भी लिखा है, तो कंडक्टिविटी सिग्मा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया फिर जीरो प्लस डेल डेल टी ऑफ, अब इप्सिलॉन का मतलब होता है इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर इंटू कौन? ई बार, लेकिन वापस से वही इप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे 1 हो जाएंगी। 1 क्यों हो जाएंगी? बिकॉज इट इज अ फ्री स्पेस, तो इसलिए वी कैन राइट इप्सिलॉन जीरो इंटू सिंपली कौन? ई बार। होप समझ गए? तो ये हो गया फिर इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ ई बार, ऐसा हो गया। क्लियर है क्या सब लोग? हेलो, समझ गए सब लोग? इसको देते इक्वेशन नंबर फोर्थ। आप लोग मेरे साथ में लिख रहे हो ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। आपको मेरा ये होने के बाद आपको भेजना है मुझे, फोटो भेजना है। चलो समझ गए कि चारों भी इक्वेशन लिखे अपन ने, सिर्फ बाकी कुछ नहीं किया, और छोटे छोटे चेंजेस, जैसे कि म्यू का मतलब म्यू जीरो म्यू आर होता है, लेकिन म्यू आर 1 है गया तो म्यू जीरो लिख रहे सिर्फ, राइट। जैसे कि यहाँ पे इप्सिलॉन का मतलब इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर, लेकिन फ्री स्पेस है तो इप्सिलॉन आर 1 हो गया तो सिर्फ इप्सिलॉन जीरो आएगा। और कंडक्टिविटी फ्री स्पेस में जीरो हो जाएंगी, तो कंडक्टिविटी सिग्मा कितना हो गया? जीरो हो गया। बस, होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे के स्टेप्स एकदम ही इजी है, सी व्हाट आई एम डूइंग नाउ। बहुत ही इजी है, इसके आगे का इतना अगर समझ गया ना आप लोगों को, तो आगे का जरूर आएगा। अभी समझ लो नाउ व्हाट आई एम डूइंग। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं कर्ल ले लेता हूँ। नाउ आई एम राइटिंग हियर टेकिंग टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स टू इक्वेशन 2। तो कर्ल अगर लेते इक्वेशन नंबर 2 को, देख रहे हैं आप, तो कर्ल लेने डेल बार क्रॉस ऑफ,
ये हो जाएगा डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार, समझ गए, इक्वल्स टू आ जाएगा डेल बार क्रॉस ऑफ, इधर का राइट हैंड साइड ये है, तो यहाँ पे आएगा माइनस म्यू जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ एच बार। होप समझ गए इतना, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, होप समझ गए यहाँ तक। सो इज इक्वल्स टू नाउ, यहाँ से माइनस म्यू जीरो कॉमन आ गया, डेल डेल टी भी कॉमन आ गया, और आई कैन राइट इट एज डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार, ऐसा लिख सकते हैं। अब डेल बार क्रॉस एच बार यानी इक्वेशन नंबर फोर्थ, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, तो डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इक्वल्स टू माइनस म्यू जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ, व्हाट इज डेल बार क्रॉस एच बार, इट इज इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ ई बार। तो ये मिल गया इतना, समझे क्या सब लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ गए सब लोग। चारों मैक्सवेल के इक्वेशन लिखने के बाद अपन ने जो सेकंड इक्वेशन है उसको कर्ल लिया। ये इक्वेशन आपको एक दो बार लिख के देखना पड़ेगा, तो एक बार मेरे साथ में अभी लिखो आप लोग, और वो एक बार मेरे साथ में लिखने के बाद आपको 50% अबव कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे इजी है, और फिर एक बार और आप लोग लिख के देखोगे तो आपका वेल प्रिपेयर्ड भी हो जाता है। सो इक्वल्स टू नाउ यहाँ पे माइनस म्यू जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी इंटू डेल डेल टी यानी क्या हो गया, डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर हो गया ऑफ ई बार। तो ये मिल गया आपको डेल बार क्रॉस ऑफ डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार, इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर फिफ्थ, राइट। चलो अभी वेक्टर कैलकुलस लेसन आप लोगों ने इंजीनियरिंग M3 में पढ़ा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को M3 में वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूलेस भी पढ़ाए थे, यहाँ तक हो गया ना आपका। तो वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूले के हिसाब से अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है ये वाले टर्म का, तो वो कैसा आएगा, तो समझ लो। नाउ बाय वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूला, वही डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार, तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था M3 के बैच में, जैसे कि A इंटू बी इंटू सी है, तो पहले क्या करो, B लिख लो, बाद में लिखो A डॉट सी, बाद में C लिख लो A डॉट B, ऐसा हिंट दिया था। और ये तीनों में से कोई भी एक आधा भी अगर स्केलर होगा तो बीच में प्लस आता है, लेकिन तीनों के तीनों वेक्टर होंगे तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है, ये मैंने बोला था आपको। और एक बार बोल रहा हूँ, A इंटू बी इंटू सी ऐसा है, तो इसको लिखना कैसे, पहले B लिख लो, बचा कौन, A डॉट सी, बाद में C लिख लो, बचा कौन, A डॉट B। तीनों में से एक भी अगर स्केलर है, जैसे कि ये B स्केलर है तो बीच में आएगा प्लस, लेकिन ये B भी वेक्टर है, A भी वेक्टर है, C भी वेक्टर, तो बीच में कौन आएगा, माइनस। समझ गए क्या। तो अभी यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, तो ध्यान देना, दिस इज द हिंट फ्रॉम माय साइड, फॉर्मूला कैसे याद रखना है। तो वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूला, तो ये आएगा कैसा, पहले B लिख लो, B यानी कौन, डेल बार, दिस इज A B C, ऐसे है ना। तो इन दैट सेंस B लिख लिया, अंदर कौन आएगा, A डॉट सी। अभी C लिख लेते हैं, C यानी कौन, ई बार, अंदर कौन आएगा, A डॉट बी यानी डेल बार डॉट ऑफ डेल बार। समझे क्या। और तीनों के तीनों वेक्टर है, डेल बार इज नॉट अ वेक्टर, इट इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, बट वी आर कंसिडरिंग स्टिल एट अ वेक्टर, तो यहाँ पे कौन आएगा, माइनस आएगा। बोलिए समझ गए क्या सब लोग, हेलो, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। आगे बढ़ते हैं। सो इक्वल्स टू नाउ डेल बार डॉट ऑफ डेल बार डॉट ई बार का मतलब क्या होता है, डी बार का मतलब होता है इप्सिलॉन ई बार, तो ई बार का मतलब क्या हो गया फिर, डी बार अपॉन इप्सिलॉन। होप समझ गए। तो ये जो ई बार है इसको मैं लिखता हूँ, ई बार को लिखते हैं अपन डी बार अपॉन इप्सिलॉन। अब यहाँ पे माइनस, और ये हो गया कौन, डेल बार का स्क्वायर इंटू ई बार। अब यहाँ पे इप्सिलॉन का मतलब इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर, तो इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर तो वन ही रहेगा, तो यहाँ पे इप्सिलॉन जीरो लिख लेता हूँ। अभी फर्स्ट जो मैक्सवेल का इक्वेशन देखा वो है डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी, लेकिन रो वी कितना है, जीरो, बिकॉज इट इज अ चार्ज फ्री रीजन, सो दैट्स व्हाई इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ जीरो। वाई जीरो, क्योंकि डेल बार डॉट डी बार कितना है, जीरो, माइनस
डेल बार का स्क्वायर इंटू ई बार आया कहां से? फ्रॉम 1। समझे क्या यहां तक सब लोग? प्लीज बोलिए। ये मिल गया आपको डेल बार क्रॉस ई बार। क्लियर है सब लोग यहां तक? डेरिवेशन बहुत ही इजी है, डेरिवेशन कुछ भी नहीं है डेरिवेशन। तो वापस एक बार बोलता हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? मैक्सवेल के 4 इक्वेशन लिखे, लेकिन मैक्सवेल के 4 इक्वेशन आप लोगों ने ऐसे लिखे ऑर्डिनरी नोटेशन में कि वहां पे बस एक ही बात का ध्यान रखा अपन ने, म्यू का मतलब और इप्सिलॉन का मतलब म्यू जीरो इप्सिलॉन आर ऐसा होता है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर। तो इप्सिलॉन आर और म्यू आर ये कितना हो गया? 1, बिकॉज इट इज अ फ्री स्पेस। और एक बात याद रखा अपन ने कि कंडक्टिविटी जीरो है बिकॉज इट इज अ फ्री स्पेस, तो सिग्मा भी जीरो हो गया, तो वही हिसाब से लिखा। और बाद में सेकंड इक्वेशन को कर्ल लेके सॉल्व किया, उसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, और बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड बनी है इक्वेशन नंबर 5 की, जो लेफ्ट हैंड साइड है कर्ल लेने के बाद, तो वो लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूला लगा के लिखा। तो अभी इक्वेशन नंबर 5 और 6 ये दोनों इक्वेशन को अगर अपन देख रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन का जो एलएचएल है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है या लेफ्ट हैंड साइड जो एलएचएस है वो सेम है, तो आरएचएस भी सेम हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर from equation number 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे कौन है राइट हैंड साइड? माइनस डेल बार का स्क्वायर इंटू ई बार इज इक्वल्स टू, और इधर कौन है राइट हैंड साइड? ये है। अब दोनों साइड में माइनस माइनस है तो वो कैंसिल हो गया, राइट? एंड सो देयरफॉर वी आर गेटिंग डेल बार स्क्वायर इंटू ई बार इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर ऑफ ई बार। समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर हो गया क्या? तो यही मिल गया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर फ्री स्पेस। अब इसको और भी अपन लिखेंगे आगे। बोलो यहां तक समझे क्या सब लोग? कोई प्रॉब्लम है? एक बार बोलू क्या? और अंजलि, समझ लगा? श्रावणी, सुजल, सर्वेश, समझ गए सब लोग? तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो डेल बार का स्क्वायर है, तो डेल बार का स्क्वायर यानी कौन? कैन आई राइट डेल बार इंटू डेल बार? और डेल बार का मतलब आपको पता है ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स, अरे है ना, प्लस ए वाई कैप डेल डेल वाई प्लस ए जेड कैप डेल, और वापस से उसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ए एक्स कैप 1 हो जाएगा। तो डेल डेल एक्स इंटू डेल डेल एक्स इट विल बिकम व्हाट? डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समझ रहे ना? तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ, दैट इज डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समझ गया ना? ये इसका मतलब निकाल रहा हूँ, समझा के दिया मैंने अभी आप। और ई बार अंदर मल्टीप्लाई करो तो ऐसा हो गया, प्लस सेकेंड टर्म शुड बी डेल टू ई बार अपॉन कौन? डेल वाई स्क्वायर। एंड थर्ड क्या आएंगे टर्म? डेल टू ई बार अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर ऑफ ई बार। क्लियर है क्या सब लोग? तो ये मिल गया आपको कार्टेशियन फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर है ना? अब आपको मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर समझा के दिया था कि अगर एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये देखो फील्ड डज नॉट वेरी विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, म्हणजे एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वाई और जेड उसको परपेंडिकुलर हो गए, तो वो डायरेक्शन के कंपोनेंट्स जैसे कि डेल डेल वाई और डेल डेल जेड कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर दैट प्रॉपर्टी, जैसे कि लिख रहा हूं यहाँ पे, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर देन यहाँ पे डेल डेल y और डेल डेल z ये दोनों कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर? डेल टू ई बार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? तो म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू
del 2 अपॉन del t स्क्वायर ऑफ ई बार। होप समझ गए आप लोग। इन द सेम मैनर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वाई डायरेक्शन में जा रही होंगी तो सो आई एम राइटिंग हियर, यही कॉपी कर लेता हूँ। So for the electromagnetic wave propagating in now y direction, in y direction, then del del x और del del z जीरो हो जाएगा और यहाँ पे del 2 e बार अपॉन del y स्क्वायर आएगा। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? एंड इन द सेम मैनर लास्टली कि फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in now z direction, z डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन में जा रही होंगी देन डेल डेल एक्स और डेल डेल वाई जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कौन z आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन। कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें बोलिए? समझ गए क्या सब लोग? डेरिवेशन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मैक्सवेल के चार इक्वेशन लिखना है, मैक्सवेल के चार इक्वेशन लिखना है और सेकंड इक्वेशन को कर लगाना है और बाद में वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करके दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन मिल जाता है, खत्म हो गया। 7-7 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन। क्लियर है फिर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड डेरिवेशन लेते हैं अपन। जैसे कि यही डेरिवेशन अपन, ये डेरिवेशन अपन काय में किया था ऑर्डिनरी नोटेशन में, अभी सेम डेरिवेशन करते हैं फेजर नोटेशन में, तो पूरा सेम रहने वाला है। तो मैं यहां से यहां तक का पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, पूरा सेम ही रहने वाला है। समझ लो अभी क्या है, इन फेजर नोटेशन सेम डेरिवेशन, सिर्फ अभी कौन इन फेजर नोटेशन, इन फेजर नोटेशन। तो फेजर नोटेशन है तो चार्ज फ्री है, रो वी जीरो सिग्मा जीरो, ये समझ गए आप लोग। सिर्फ अभी क्या होने वाला है, कैन एनीवन टेल मी? फेजर नोटेशन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चेंज करना है, सेकंड नोट में पढ़ा के दिया था, जहां जहां पे डेल डेल टी दिखेगा वहां पे आपको जे ओमेगा लिखना है, बस हो गया काम। हेलो समझ गए क्या? डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा लिखना है, दैट्स इट। बाकी कुछ भी नहीं करना ज्यादा, तो मैं कुछ इतना लिखता नहीं, यही सब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि पूरा सेम है, पूरा सेम, कोई चेंज नहीं है। हम्म, समझ गए नहीं? यहाँ तक कोई चेंजेस ही नहीं है, पूरा सेम है एकदम। अब जो स्मॉलेस्ट चेंजेस होने वाले वो क्या है वो भी बोलता हूँ। नाउ बाय वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूला, समझ गया तक, बाय वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूला, और बाद में यही इन एक्स डायरेक्शन,
देन इन y एंड z डायरेक्शन। पूरा सेम है, अननेसेसरी टाइम बचा रहा हूँ। आप लोगों ने एक बार लिख के देखना है घर पे प्लीज। अभी आप लोगों ने लिखा होगा, एक बार लिखा होगा तो मुझे फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे। हम्म, देखो कॉपी कर लिया मैंने। अभी देखो चेंज क्या होने वाला है सर। चेंज होने फेजर नोटेशन है, फेजर नोटेशन होने के कारण जहां जहां पे आपको डेल डेल टी दिखता है वहां पे आप लोगों ने जे ओमेगा लिखना है, बस दैट्स इट। तो देखो अभी जरा ये सेकंड इक्वेशन देखो, ये वाला, ये डेल डेल टी है तो यहाँ पे कौन आएगा, जे ओमेगा। बरोबर है, डेल डेल टी के जगह पे कौन, जे ओमेगा। डेल डेल टी के जगह पे कौन, जे ओमेगा। डेल डेल टी के जगह पे कौन, जे ओमेगा। बस बाकी कुछ नहीं होने वाला है। सो तो ये लगे तो ये पहला रहने दो। हम्म, बस डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा लिखना है अपने को, बाकी कुछ नहीं करना है। सो हियर इट इज डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा, राइट। अब जो म्यू है, म्यू वापस से फ्री स्पेस होने के कारण, म्यू का मतलब म्यू जीरो इंटू म्यू आर, फ्री स्पेस है तो म्यू आर कितना होगा, 1 होगा। तो म्यू जीरो आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे कौन, जे ओमेगा। होप समझ गए आप लोग, अब ये वाला लिखने की नीड नहीं है। समझे क्या? ये हो गया कौन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है सब लोग, समझ गए ना? हाँ, तर फर्स्ट इक्वेशन आपको ध्यान में आ गया है, डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी इक्वल्स टू जीरो। सेकंड इक्वेशन डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। अब फेजर नोटेशन में करना है तो डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा लिख लिया। और बी बार का मतलब क्या होता है, म्यू इंटू एच बार। तो म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है म्यू जीरो इंटू, म्यू का मतलब म्यू जीरो इंटू म्यू आर। बट म्यू आर कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसको लिखते नहीं, सिर्फ म्यू जीरो आएगा। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। होप यहाँ तक आपको समझ गया। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो अगेन। फोर्थ इक्वेशन नाउ डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार प्लस डेल डेल टी ऑफ डी बार। तो जे बार का मतलब सिग्मा ई बार, वापस से डेल डेल टी आ गया, तो डेल डेल टी के जगह पे अपने को क्या रखना है सुजल, डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा। जे ओमेगा। फेजर नोटेशन कर रहे तो यहाँ पे कौन आएगा, जे ओमेगा। हियर इट इज अगेन जे ओमेगा, जे ओमेगा। और जो इप्सिलॉन है उसका मतलब इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर, तो इप्सिलॉन आर 1, तो इप्सिलॉन जीरो ही आएगा सिर्फ, दैट्स इट। तो therefore we are getting here j ओमेगा इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर फोर्थ। होप सबको समझ गया। ये सिग्मा जीरो है ना, कंडक्टिविटी जीरो है। अभी टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स, तो इक्वेशन नंबर टू को कर्ल लेते हैं। तो डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू डेल बार क्रॉस माइनस, अंदर क्या आने वाला है, माइनस जे ओमेगा इंटू म्यू जीरो इंटू एच बार, ऐसा। समझ गए? अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि माइनस जे ओमेगा आउटसाइड, और अंदर आएगा म्यू जीरो भी आउटसाइड, माइनस जे ओमेगा म्यू जीरो आउटसाइड, अंदर आएगा डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार। होप समझ गए आप लोग, क्लियर है सब लोग? अब डेल बार क्रॉस एच बार की वैल्यू जो है ना, ये वाली, ये अपन सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, या आप लोग, ये लिखा ही हुआ है तो अपन इसको ही, ये आ गया ना यहाँ तक ध्यान में आपको? ये लिखा ही है नीचे, इसको सुधार लेता हूँ। तो डेल डेल टी के जगह पे क्या आने वाला है अभी, जे ओमेगा। वापस से डेल डेल टी के जगह पे कौन, जहां जहां पे डेल डेल टी दिखता है वहां पे सिंपली आप लोगों ने जे ओमेगा लिखना है। तो डेल डेल टी के जगह पे कौन है यहाँ पे, जे ओमेगा। और डेल बार क्रॉस एच बार का मतलब क्या है, डेल बार क्रॉस एच बार का मतलब ये क्या, तो जे ओमेगा इप्सिलॉन जीरो ई बार, जे ओमेगा इप्सिलॉन जीरो ई बार। तो लगे तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग? हम्म, तो इक्वल्स टू नाउ माइनस म्यू जीरो इंटू जे ओमेगा इंटू व्हाट इज डेल बार क्रॉस एच बार, इट इज जे ओमेगा इप्सिलॉन जीरो ई बार, जे ओमेगा इप्सिलॉन जीरो ई बार। क्लियर है सब लोग यहाँ तक?
है ना, समझ गए ना यहाँ तक। तो अभी ये हो गया फिर माइनस म्यू जीरो इंटू जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार। अब जे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय जे स्क्वायर? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया फिर ओमेगा स्क्वायर, वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो इंटू कौन, ई बार। समझ गए? तो ये मिल गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 5। होप समझ गए आप सभी। हम बाय वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूला लिख लिया, फिर इक्वेशन नंबर 5 और 6 को इक्वेट करते हैं। तो इज इक्वल्स टू नाउ वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूले के हिसाब से ये आ गया फिर कितना, तो कितना है वो, ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार, ऐसा। सो देयरफॉर इक्वेशन वी आर गेटिंग हियर, जो इक्वेशन मिल रहा है अपने को वो है, अगर आपको ऑर्डिनरी नोटेशन आ गया तो फेजर नोटेशन आ गया, और फ्री स्पेस के लिए आ गया तो कंडक्टिंग के लिए भी आ गया, और आपको उधर फिर डाइलेक्ट्रिक के लिए भी आ गया, क्योंकि एकदम सिमिलर है। माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार। समझ गए? तो इसको अगर ऐसा कार्टेशियन में इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड लिखते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार। समझ गए ना? फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, देन डेल डेल बाय डेल डेल जेड जीरो हो गया। तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार। वो समझ गए आप लोग? और इन y एंड z डायरेक्शन दिस शुड बी डेल डेल एक्स डेल डेल जेड जीरो। तो वापस से कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार। हियर इट इज आल्सो माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार, दैट्स इट। समझ गए क्या? फिर ये भी डेरिवेशन फाइनली कंप्लीट हो गया। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस फॉर इन फेजर नोटेशन। क्लियर हो गया सब लोग? क्लियर हो गया ना? तो पहला डेरिवेशन समझ गया, जिसके कारण अभी सेकंड डेरिवेशन भी आपको आ गया, ऑर्डिनरी नोटेशन और फेजर नोटेशन। तो चलो फिर, तो ये लेक्चर में अभी अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करते हैं, अपन कंडक्टिंग मीडियम के लिए देखते हैं, राइट? कंडक्टिंग मीडियम में क्या होने वाला है वो देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, रुकते हैं फिर ये लेक्चर में, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर।